नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं IAS राठौड़ और हम देख रहे हैं आज त्रिभुज। जैसा कि आपके सामने ये टॉपिक है, त्रिभुज की परिभाषा क्या है ये देखेंगे और उसके बाद में त्रिभुज के जो प्रकार है वो त्रिभुज का जो पूरा संपूर्ण जो जानकारी है, संपूर्ण जानकारी आपको 2 या 3 वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पे परिभाषा क्या है। 3 रेखाखंडों द्वारा बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल मतलब 3 एंगल, जो आपके तीनों एंगल मिलके 180 के होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स, वाई और जेड ये 3 इसके कोण हैं। तीनों कोण मिला के 180 डिग्री का ये आकृति होनी चाहिए और बंद आकृति होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अगर मान लीजिए ये 3 रेखाओं जो खंड है वो तीनों रेखाखंड इस तरीके बनाए, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से मान लीजिए, तो क्या ये त्रिभुज कहलाएगा? तो ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज के लिए आपको तीनों तरफ से ये बंद चाहिएगा। अब इसके जो प्रकार है वो भुजाओं के आधार पर भी है और कोणों के आधार पर भी है। तो हम आगे इसको ले रहे हैं। देखिए अब त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? तो भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और अगर आप कोण के आधार पर लोगे तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। बाहु मतलब भुजा। इस जो समबाहु का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, विषमबाहु का क्या मतलब होता है, तो इसको फिर देखते हैं डिटेल में। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये बाहु मतलब इसका भुजा है। समबाहु का मतलब होता है इक्विलेटरल, इंग्लिश में हम बोलेंगे तो इक्विलेटरल। और फिर आइसोसेल्स और स्केलिन, ये 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। और अगर हम जो एंगल के आधार पे इसको देंगे, एक्यूट एंगल, आप अगर इंग्लिश में अगर इसको देखना चाहें तो एक्यूट एंगल, फिर है राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, जो है 3 एंगल के आधार पे इसको डिफाइन करेंगे अलग अलग ट्रायंगल्स को। समबाहु क्या होता है? तो समबाहु के लिए देख लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि आप कहीं कहीं देखेंगे तो आपको जो जो साइड्स हैं वो कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन इस तरीके से ये एक कट लगा के इनको मतलब रखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब है कि तीनों अगर साइड्स इक्वल हैं तो तीनों पे एक एक होगा। मान लीजिए ऐसा कहीं कहीं ये भी होता है, इस तरीके से होता है, तो इसका मतलब फिर ये साइड अलग है। फिर अगर ये तीनों इस तरीके से या फिर तीनों कहीं कहीं फिर इस तरीके से भी आपको मिलेगा, इसका मतलब ये तीनों साइड्स जहाँ भी ये आपको मिल जाए चीज़, इसका मतलब तीनों साइड पे लगे, यानी तीनों साइड इक्वल है, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीनों अगर भुजाएं इसकी बराबर है तो समद्विबाहु कहलाएगा यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा कि इसकी दो भुजाएं हैं, वो 2 भुजाएं आपको बराबर मिलेगी इसमें, और जो तीसरी भुजा है वो अलग मिलेगी। फिर है विषमबाहु त्रिभुज। तो चित्र अनुसार आपको दिख रहा है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए आपको अलग अलग साइड्स मिलेगी, ये साइड अलग, ये साइड अलग और ये साइड अलग, तीनों साइड्स आपको अलग मिलेगी। विषम मतलब असमान होगी इसकी तीनों भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दोस्तों आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और आप अपने जो नोट्स हैं, नोट्स में इनको कंप्लीट कर लें। अब कोण के आधार पर अगर लेंगे तो कोण के आधार पर क्या होगा? न्यून कोण, कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, आपने इसकी जो जानकारी आपको होगी। फिर भी यदि कहीं जानकारी अगर इसकी नहीं है तो जो कोण है 0 से जो थीटा है वो बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये कहलाता है न्यून कोण। क्या कहलाएगा? थीटा अगर 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है तो वो कहलाएगा आपका न्यून कोण। और अगर हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के अंदर जो तीनों कोण हैं वो तीनों कोण न्यून कोण है, तो फिर हम आपका जो ट्रायंगल है या त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। फिर बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण थीटा जो है वो थीटा कितना होगा? थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब
जो ट्रायंगल है उसका एक कोण 90 डिग्री बन जाएगा और एक कोण जैसे ही 90 डिग्री बना वो समकोण त्रिभुज कहलाना शुरू कर देगा। अब आपको मान लीजिए ये नहीं दे रखा है कहीं पे 90 लिख के, लेकिन इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन खींच रखी है, लंबवत रेखा खींच रखी है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा इस तरीके से खींच रखी है, तो इसका मतलब होता है यहाँ अगर ऐसा इस तरीके से बना रखा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है वहाँ पे, ये ध्यान रखना है। और 90 डिग्री के कोण में हम इस जो त्रिभुज का जो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो इस त्रिभुज के चैप्टर को 2 भागों में हम बांटेंगे। एक भाग तो आप इस त्रिभुज की जो एक बेसिक जानकारी वो ले पाए, फिर हम इसके जो फॉर्मूलेज हैं एरिया वगैरह के उनको पढ़ेंगे। तो अभी तो आप इसको बस इतना देखिए कि ये 90 डिग्री का कोण है, और आप अगर खड़ी लाइन ये है और यहाँ पे कोई कोण दे रखा है, मान लीजिए 90 के अलावा और कोई एंगल आपको दे रखा है, तो जैसे मान लीजिए ये एंगल दे रखा है, तो इसके सामने जो कोण बनता है वो बनेगा आपका, जो लाइन बनेगी वो बनेगी परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत लाइन, लंब रेखा, और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण बन जाएगा और बाकी का ये आधार बनेगा। तो कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि वो डायरेक्टली सीधी जो लाइन है उसको सीधी लाइन यानी कि इसको लंब मान लेते हैं। तो जब आपको कोण दे रखा हो, ये कोण दे रखा हो, तब लंब ये बनेगा, और अगर ये कोण दे रखा है तो इसके सामने लंब बनता है, ये ध्यान रखें। और 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने कर्ण होता है हमेशा, ये कर्ण होगा हमेशा, बाकी लंब का ध्यान रखना है अपने। और उसके बाद में है अधिक कोण। तो अधिक कोण में ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण अधिक कोण हो। एक कोण अधिक कोण का मतलब है कि थीटा जो है वो 90 से बड़ा हो, थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, मतलब 90 से बड़ा हो थीटा और 180 से छोटा हो। तो यहाँ पर एक कोण आप देखेंगे तो ये वाला एंगल है, ये एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है, तो ये अधिक कोण कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने ये आपका, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको रोक कर वीडियो को पॉज करके। अब देखिए इसमें कि एक तो भुजाओं के आधार पर आपने इसका वर्गीकरण पढ़ा, और एक आपने कोण के आधार पर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हमें बनाना नहीं है, शॉर्ट आपको जानकारी जो है वो मुख्य रूप से मिल जाए और बहुत समय आपका ज़्यादा इसके अंदर खर्च नहीं हो, ये प्रयास किया गया है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके काम आएगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हम इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं सभी अलग अलग त्रिभुजों के, उस क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपके काम का हो, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में या आपके और जनरल जो नॉलेज में भी आपके काम आता है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।